चलिए, हम लोग नागरिक शास्त्र का अंतिम चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 5 चैप्टर का अध्ययन किया। क्या 5 चैप्टर का अध्ययन कर लिया? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या बनेंगे उनका अध्ययन हमने किया, एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम में निश्चित आने वाले हैं। और हम लोग छठा चैप्टर जो है लोकतंत्र के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, जो हमारे देश में लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किस तरह का अधिकार हमें मिला है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पहले हमने पढ़ा लोकसभा के बारे में, अपने संसदीय व्यवस्था के बारे में, ये सब हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ने स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोगों से कह दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और जो जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। है अभी लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक। अब लोकतांत्रिक अधिकार में किस तरह के अधिकार आते हैं, जनता को किस तरह का अधिकार मिला है, और जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं जनता द्वारा उनको किस तरह का अधिकार मिला है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। जो जितने भी अनुमानित प्रश्न हैं, जितने भी अनुमानित प्रश्न हो सकते हैं इस चैप्टर से, उसको एक जगह संग्रहित कर लिया गया है, जो आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से लिया गया है। यह मैं कह सकता हूँ कि 100% मैं श्योर हूँ कि आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्या 100% मैं कह सकता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा? आपका एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक, हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोकतांत्रिक अधिकार। क्या लोकतांत्रिक अधिकार? लोकतंत्र के बारे में आप जानते ही होंगे, क्या डेमोक्रेसी के बारे में जानते होंगे, लोकतंत्र के बारे में जानते होंगे। तो लोकतंत्र के बारे में बहुत बढ़िया कोड था यूएस के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति का, कि जनता से, जनता द्वारा, जनता के लिए चुने गए शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। यह एक ऐसा वाक्य था, ऐसा सेंटेंस था जिसमें डेमोक्रेसी को टोटली डिफाइन कर दिया गया मात्र 3 लाइन में, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इसमें कहा गया था टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जिसको हिंदी में जनता से, जनता द्वारा, जनता के लिए। यह कोड अत्यंत आवश्यक है। अगर डेमोक्रेसी को आप समझना चाहते हैं तो इस कोड को अगर आप समझ जाते हैं तो डेमोक्रेसी समझ जाइएगा, लोकतंत्र को समझ जाइएगा केवल इस कोड से। पूरी लोकतंत्र को, यह इतना गंभीर वाक्य है, इसके बारे में क्या बताया जाए कि ये वाक्य टोटल लोकतंत्र को परिभाषित कर देता है मात्र 3 लाइन में, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता द्वारा, जनता से, जनता द्वारा, जनता के लिए। जो भी शासन व्यवस्था हमारे पास है वो जनता से ही है, और जनता जनता द्वारा है और जनता के लिए ही है। तो आप इस कोड को मत भूलिएगा। डेमोक्रेसी को आप जानना है तो इस कोड को याद करके रखिएगा, और ये भी याद करके रखिएगा तो ये कोड किसने दिया था। तो यूएस के प्रेसिडेंट, जो जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, क्या अब्राहम लिंकन ने इस कोड को दिया था। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, आपको अगर आर्टिकल पढ़े होंगे तो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 30 तक जाता है। कहाँ से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 32 तक, सॉरी, आर्टिकल 32 तक जाता है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक जाता है फंडामेंटल राइट्स। 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्या? 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इसमें हम लोग को जानना है कि समानता का कौन सा फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेश में घूमने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं हम लोग, राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार। हर व्यक्ति भारत के संविधान की नज़र में बराबर है। क्या? हर व्यक्ति भारत के संविधान के नज़र में बराबर है, उसी को समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14।
विदेश घूमने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्या विदेश घूमने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसके पूजन विधि को हम फॉलो कर सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की या किसी भी व्यक्ति का ये दबाव नहीं चल सकता है। लेकिन विदेश घूमना क्या है, एक मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं है। क्या विदेश घूमना मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों के रक्षा के रूप में कौन कार्य करता है? सॉरी, रक्षक के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? दीवाल की तरह काम करता है। क्या दीवाल की तरह काम करता है कि जनता का जो मौलिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको सेव करने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेव किया जाता है? लेकिन आपसे क्वेश्चन यह है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? क्या फंडामेंटल राइट्स, आपसे क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। क्या यूएसए से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में कहा जाता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को यूएसए में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। क्या उनके संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम जानता है, और भारत में इसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। बाय द वे, जो हम लोग का स्टार्टिंग आर्टिकल 12 से हो जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो 12 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 12-13 केवल परिभाषा देता है। लेकिन जो मेन आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो 14 से स्टार्ट होता है, राइट टू इक्वलिटी से। लेकिन 12 और 13 क्या है कि वो परिभाषा बताते रहते हैं। क्या परिभाषा बताते हैं? तो आपको फंडामेंटल राइट्स को जानना हो तो 12 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक पढ़ना पड़ेगा, ये क्या क्या है इसमें। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने का मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। क्या बाल गंगाधर तिलक, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कही थी? क्या सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किसने कही थी? तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की बात कही थी? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। समता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 370। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट टू इक्वालिटी, क्या राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के अंदर में आता है? उसको वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। मैंने शुरुआती समय में ही बताया था कि फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार आर्टिकल या अनुच्छेद 14
स्टार्ट होता है और 18 पर जाकर खत्म हो जाता है। क्या 14 से स्टार्ट होता है और 18 पर जाकर खत्म होता है, तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है। क्या आर्टिकल 19 से राइट ऑफ फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 18 पर जाकर खत्म हो जाता है। ये याद करके रखिएगा। तो राइट टू इक्वलिटी कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 18 पे जाकर खत्म हो जाता है। यह भाग तीसरा का भाग जो हमारा ये भाग तीसरा है, आर्टिकल में भाग तीसरा है। पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौलिक अधिकार असमानता पैदा करते हैं, यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, इन अधिकारों में राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार असमानता फैलाता है, यह गलत है। क्या मौलिक संविधान या मौलिक अधिकार असमानता फैलाता है? यह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या वह इक्वालिटी देता है। क्या इक्वालिटी देता है, सबको समान बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मौलिक अधिकार असमानता फैलाता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या फंडामेंटल राइट्स अत्यंत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। क्या किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स सबसे अधिक या सबसे जरूरी क्या है? अधिकार है। चलिए देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमने कर दिया। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? क्या शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आपको पता हो शायद, राइट टू एजुकेशन जो सब पढ़े सब बढ़े, जो 2002 में आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। क्या आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट्स बनाया गया या मौलिक अधिकार बनाया गया? क्या मौलिक अधिकार बनाया गया? क्या आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्या 6 वर्ष से कहाँ तक है? तो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्या निःशुल्क शिक्षा देना यह राज्य की जिम्मेवारी है? क्या यह राज्य की जिम्मेवारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, या उसका मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21A के तहत आता है? आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है कि उस बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बीच में उसे फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यह राज्य की जिम्मेवारी है। क्या यह राज्य की जिम्मेवारी है? तो राज्य मतलब ये मत समझिएगा कि राज्य का मतलब ये नहीं होता। राज्य किसको बोलते हैं अगर आप जानिएगा तो राज्य के 4 पिलर होते हैं। क्या ये बिहार झारखंड ये राज्य नहीं है। क्या ये राज्य के 4 पिलर हो जाते हैं। इनको आगे जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसको डील करेंगे कि राज्य किस तरह के राज्य के पैमाना होता है। केंद्र को भी हम राज्य ही कहते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को
मूल अधिकार की सूची से निकाला गया है? संपत्ति का अधिकार, क्षमता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोग फंडामेंटल राइट से हटा के राइट्स ऑफ कानूनी अधिकार में लाकर रख दिया गया है। लेकिन समता का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट से। शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है, और विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है यह कानूनी अधिकार में आता है। क्या कानूनी अधिकार के अंदर में आता है? संपत्ति का अधिकार। पहले यह फंडामेंटल राइट्स था, इसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर क्या कर दिया गया? जनरल राइट्स में डाल दिया गया। नौवां नंबर प्रश्न है, अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता? सर्वोत्तम, अच्छा, समान या व्यर्थ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ जीवन हो जाता अधिकारों के बिना। अगर अधिकार ना रहे, आपको बंदिशों में रखा जाता, आपका जीवन कहिएगा कि हमारा जीवन व्यर्थ है, ना कहीं आपको जाने का इजाज़त मिले, ना कहीं कुछ खाने, जैसे आपको गुलाम की तरह रखा जाता, आपका जीवन क्या रहेगा? व्यर्थ रहेगा। आपको अगर अधिकार ना दिया जाए, क्या अधिकार ना दिया जाए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है? बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेत में काम के लिए जाना, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या मौलिक अधिकार का उपयोग उदाहरण नहीं है? क्या? डी, बच्चों द्वारा माँ बाप के संपत्ति विरासत में प्राप्त करना। जैसे आप जानते होंगे कि हमारा जो आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 19 में क्या आता है? राइट टू फ्रीडम आता है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर में हम किसी भी राज्य, किसी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहाँ अपने व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ईसाई मिशनरियों द्वारा आप जानते होंगे कि उनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं। क्या? जो हमारे देश में माइनॉरिटी हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में ही आता है। सरकारी नौकरियों में पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना, यह भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में ही आता है। लेकिन बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना नहीं आता, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में यह नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना। ठीक है, 11वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है क्या? धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, आप बहुत सुने होंगे टीवी में, सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। राज्य द्वारा किसी खास धर्म को प्रश्रय देना, राज्य द्वारा किसी धर्म को राज्य धर्म घोषित करना, राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करना, राज्य द्वारा किसी खास धर्म पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार की हस्तक्षेप ना करना, वही सेकुलरिज्म होता है। कि राज्य का कोई धर्म, यानी किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, या किसी भी देश का कोई धर्म नहीं होता है, वही सेकुलरिज्म है। ना सरकार उसको बढ़ाने का कोई कार्य करेगी, ना ही उसको घटाने का कार्य करेगी। राज्य को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या? राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वही उसी को सेक्युलरिज्म बोलते हैं। क्या? उसी को सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत का क्या धर्म है? तो भारत का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश होने की वजह से भारत का कोई धर्म नहीं है। भारतीय नागरिकों को कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षणिक अधिकार वर्जित है? किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी निजी भाषा अथवा संस्कृति कायम रखने का अधिकार, सरकारी विद्यालयों अथवा सरकारी धन
से संपोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में सभी नागरिकों का नामांकन, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई। राइट आंसर डी हो जाएगा कि भारतीय नागरिकों में कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षणिक अधिकार वर्जित है। क्या यह अधिकार सरकारी विद्यालयों में किसी विशेष धर्म की पढ़ाई वर्जित है, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है। क्या है? सेक्युलर होने की वजह से किसी भी धर्म को हमारे यहाँ ना तो उसको बढ़ावा दी जाती है, ना ही उसको घटाया जाता। सभी धर्म बराबर हैं। राज्य को या सरकार को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्र मूल्यों का विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन प्रारंभ करने की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हथियार लेकर विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता हमारे देश में नहीं है। सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है आपको। अगर सरकार की कार्य आपको अच्छी ना लगे तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और वहीं संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध प्रकट कर सकते हैं। अगर किसी भी, जैसे कि रिजर्वेशन बहुतों को अच्छा नहीं लगता तो वो उसका विरोध करते हैं और कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। 14वां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? क्या मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। उसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। समता का अधिकार जानते हैं, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता, राइट टू इंडिपेंडेंस, या जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। 15वां नंबर प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? क्या निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? समानता का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप जान जाइए कि विदेश घूमने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन समानता यानी राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 तक चलता है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें मिला हुआ है, और शोषण के विरुद्ध बोलने का भी अधिकार हमें मिला हुआ है। क्या शोषण के विरुद्ध हमें बोलने का भी अधिकार मिला हुआ है, उसका विरोध करने का भी अधिकार हमारे पास है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास, लेकिन विदेश घूमने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके पहले भी सेम क्वेश्चन को हमने डील किया था कि मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। सत्रहवां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अपने संस्कृति की रक्षा का अधिकार, वृद्धावस्था में सहयोग पाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, काम का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र है? इस प्रश्न को लगता है कि 5वीं से 6ठी बार हम लोग कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि मिनिमम एज भारत में मताधिकार का क्या है। मत देने के लिए, अगर वोटिंग राइट्स को पाने के लिए आपको कितना वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सके, वोटिंग दे सके, वोट का अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसका आंसर आप दीजिएगा 18वां नंबर प्रश्न का। किसमें? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया है? यह भी लग रहा है कि 4ठी 5वीं बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
तो इस क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। क्या? किस अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर निकाला गया है। तो इसका आंसर भी आप दीजिएगा, इस आंसर को भी हम नहीं देंगे। ठीक, देखिए क्या है कि आपातकाल में नागरिकों की मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, इनके बारे में संविधान मौन है या निरर्थक हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थगित किए जाते हैं। जब आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो आपातकाल की स्थिति में आपके राइट्स को कम कर दिया जाता है, यानी स्थगित कर लिया जाता है, ताकि वो भी आप ही के भलाई के लिए किया जाता है कि जब आपातकाल की सिचुएशन रहता है, जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है देश में, तो आपके राइट्स को स्थगित कर लिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 21वां नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दूसरी बार। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान इनमें कौन सा अधिकार देता है। काम का अधिकार, निजता का अधिकार, अपने संस्कृति की रक्षा का अधिकार, पर्यावरण जीविका का अधिकार। इसका पर्याप्त जीविका का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। राइट टू कल्चरल एंड राइट टू रिलीजियस राइट टू कल्चर। क्या? राइट टू कल्चर के अंदर में आता है अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। क्या? राइट टू कल्चर के अंदर में आता है अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता। मजदूरी करने के लिए हरियाणा या दिल्ली जाना, सरकारी नौकरी में स्त्रियों और पुरुषों का समान वेतन मिलना, बच्चों का माता पिता की संपत्ति में अधिकार होना, धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्कूल खोलना। तो इसमें क्वेश्चन है कारकों में मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं माना जाएगा, तो बच्चों का माता पिता के संपत्ति में अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्या? बच्चों का माता पिता के संपत्ति में अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें कौन सा तथ्य धार्मिक स्वतंत्रता को सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी भी उल्टा पुल्टा लिख के रखा, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हिंदू बहुल शहर में मुसलमानों के जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सिख बहुल शहरों में हिंदू के जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मजहब के आधार पर ही सरकारी सेवा में कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्या? यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि जो रिलीजन आपको पसंद है, जो फेथ आपको पसंद है, उसी का आप क्या कीजिए? क्रियान्वयन कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, जना रहना कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है। लोकतांत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग ए में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4A में। क्या? भाग 4A में। आपको पता होगा कि यहाँ क्या बोला जा रहा है? मूल्य कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी।
फंडामेंटल ड्यूटी जो यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया है, क्या गया है, रशिया से लिया गया है, या आर्टिकल 51 के अंदर में आता है और जिसको 4A में जोड़ा गया है। भाग 4A में क्या, भाग 4A में चार, चौथा भाग क्या है, क्या है उस भाग 4 में है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, उस वो आर्टिकल 4 में है। और आर्टिकल 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बताते, रुकिए। जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोला जाता है, वो भाग 4 में है। क्या, भाग 4 में है। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। क्या, मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D4A। चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत निम्नलिखित में भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता का सही अर्थ कौन सा है। राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से गहरा संबंध है, राज्य अधर्मी है, और राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा कि सेक्युलर स्टेट। अगर आप सेक्युलर स्टेट हैं, क्या है, सेक्युलर स्टेट हैं, तो आपका नो रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं हो सकता है, यानी कोई धर्म नहीं हो सकता है। राज्य या सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। क्या, राज्य अथवा सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। चलिए 28वां नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त शेष में भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है। बेगार का अधिकार, मानव व्यापार पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर निषेध, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, बाल श्रम पे, चाइल्ड लेबर पे, ये सब क्या है, ये इस पर क्या है, रोक है। भारतीय यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ये क्या कहता है, आर्टिकल 23 बोलता है नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या, नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम पर निषेध और मानव व्यापार पर प्रतिबंध। नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसको आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 में हम लोग पढ़ते हैं। क्या, राइट टू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि शोषण के विरुद्ध। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 में है। क्या क्या है, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चलिए हम लोग देखते हैं 29वां नंबर प्रश्न कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारण बताया जाना, निकट मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंतराल उपस्थित कराना, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना, या अपनी इच्छा अनुसार वकील रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना। क्या, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देना, यह क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर नहीं आता है। चलिए हम लोग देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का पिता माना जाता है। फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति, बिल ऑफ राइट्स, या मैग्ना कार्टा। क्या, मैग्ना कार्टा, आप जान जाइए, मैग्ना कार्टा। इसका कहानी जान जाइए कि ब्रिटेन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में
राजा ने मांग किया, ब्रिटेन की जनता ने राजा से वहाँ मांग किया था कि हे राजा, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आप हमारे लिए कुछ विशेष हक दें, हमें अधिकार दें। तो उस वहाँ के राजा ने एक मैग्ना कार्टा दिया था। क्या मैग्ना कार्टा दिया था? वही मैग्ना कार्टा से अमेरिका के संविधान में लिया गया राइट्स ऑफ बिल्स, और राइट्स ऑफ बिल से हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स आया। तो पितामह किसको कहते हैं? तो पिता माना जाता है मैग्ना कार्टा को। क्या? मैग्ना कार्टा को पिता माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का, जो ब्रिटेन से ही आया था। बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? इसके पहले ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए से, सॉरी बी, बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? भाग 4, भाग 2, भाग 1, भाग 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। भाग 4 में क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्ट डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस जो भाग 4 में है, क्या भाग 4 में है, वो भारतीय संविधान का भाग है जो कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। जो मद्य निषेध जो बिहार में शराब बंद किया गया है, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ही किया गया है। चलिए 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में समानता का सर्वोच्चतम अर्थ कौन सा है? व्यवहार की पहचान, परिक्षमिक की समानता, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, नियमों का पालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? अनुसूचित नियंत्रणों का अभाव, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्त और नियंत्रणों की अनुपस्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित नियंत्रणों का अभाव, अनुचित नियंत्रणों का अभाव। राइट आंसर ये हो जाएगा अनुचित नियंत्रणों का अभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पूरा नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर लिए, खत्म हो गया, और कल अर्थशास्त्र को हम लोग खत्म कर देंगे और आपका क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। थैंक यू।